Welcome again on Daily Current Affair with Yourpedia and welcome to the month July 2020. I hope things improve now and हम लोग दोबारा से वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ जाएं और फर्स्ट जुलाई है और फर्स्ट जुलाई का कुछ जो न्यूज़ मैं लेके आया हूँ जो डिस्कस करने के लिए वो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसे मैंने जून मंथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताई थी, इंटरनेशनल योगा डे एटसेट्रा। तो जुलाई मंथ में कौन से इंपॉर्टेंट डेज आते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद यूएपीए एक्ट, यूएपीए एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कुछ लोगों को इस एक्ट के अंडर टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। लार्जली वो लोग प्रो खालिस्तान लोग हैं। यूएपीए एक्ट है क्या उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है ये, इंडिया की यूनिटी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ने इस एक्ट के बारे में सबसे पहले बात किया था, तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल क्या चीज है उसके बारे में बात करेंगे हम। नेपाल की रूलिंग पार्टी नेपाल कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल में कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर ओली और जो दूसरे चेयरमैन है इस पार्टी के पुष्प कमल दहल प्रचंड जिनको बोलते हैं, उनके बीच में लड़ाई चल रही है कि इंडिया की तरफ जाएं या चाइना की तरफ जाएं। कोटा सिस्टम खत्म हो गया है सिविल सर्विसेज से। अब सिविल सर्विसेज में रिजर्वेशन नहीं होगी, लेकिन ये न्यूज इंडिया के लिए नहीं है, ये बांग्लादेश के लिए है। इंडिया में अभी भी कोटा रहेगा, लेकिन बांग्लादेश सिविल सर्विसेज से उन्होंने ये कोटा हटा दिया है। गुजरात पहली स्टेट बन गई जिसने 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को कोटा इंप्लीमेंट कर दिया है। अब चलते हैं इंफॉर्मेशन की तरफ। ये देखिए इंपॉर्टेंट डेज। आई होप आपने अपने जितने डॉक्टर्स हैं आपके कांटेक्ट में उन सबको हैप्पी डॉक्टर्स डे बोल दिया होगा फर्स्ट जुलाई को। कोविड के चलते ये लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, ये कम्युनिटी सर्विस है, तो हैप्पी डॉक्टर्स डे ऑन फर्स्ट जुलाई। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है वो अमेरिका का 15 अगस्त है। जो हमारा 15 अगस्त है वो अमेरिका का 4 जुलाई है। 4 जुलाई अमेरिका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, वो इंपॉर्टेंट डे है। उसके बाद 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एक इंपॉर्टेंट है जो आपने याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। कारगिल के ऊपर हमारा जो विजय मिला था, कारगिल विक्ट्री डे, विजय दिवस इसको करके सेलिब्रेट करते हैं, तो 26 जुलाई को वो हमारे पास था। एंड वर्ल्ड हाइपेटाइटिस डे 28। तो अगर आप मेरे से पूछें सर दो तीन ऐसे डेज बताओ जिसको याद करना है। अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, वो इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी कारगिल विक्ट्री डे 26 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट है जो हमें याद करने हैं। अब यूनियन मिनिस्ट्री ने कुछ खालिस्तान प्रो खालिस्तान टेररिस्ट पंजाब में जो टेररिज्म फैलाते हैं उनको अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के अंडर टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। इससे नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ मिलेगी और मोदी गवर्नमेंट का जो जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म को लेके कि हम टेररिज्म को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको स्ट्रेंथन कहीं ना कहीं इससे स्ट्रेंथ मिलता है। तो ये यूएपीए एक्ट है क्या इसके बारे में देखेंगे, लेकिन रिसेंट न्यूज ये है कि खालिस्तानी ग्रुप्स के कुछ लोगों को टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। इसमें ये कुछ नाम है, मेरे हिसाब से नाम तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ग्रुप है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल, ये भी प्रो बेसिकली पंजाब के अंदर खालिस्तान मूवमेंट, प्रो खालिस्तान मूवमेंट है। इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, उसके जो लीडर हैं उनको खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स, उसके बाद खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, सिख फॉर जस्टिस, खालिस्तान टाइगर फोर्स, बब्बर खालसा इंटरनेशनल। तो तुम देख रहे हो जितने भी टेररिस्ट डिक्लेयर किए हैं वो इन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिक्लेयर किए हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यूएपीए है क्या और इसके अंडर कुछ लोगों को टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, वो आपको लार्जली खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के मैक्सिमम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। अब ये देखते हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है क्या। इट एम्स, मतलब इसका जो मेन एम है वो है इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशन इन इंडिया। मतलब ऐसी कोई भी जो लीगल एसोसिएशन ना हो। क्या हम कोई ग्रुप बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन क्या वो अनलॉफुल होनी चाहिए? नहीं। जैसे बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान टाइगर फोर्स, सिख फॉर जस्टिस, ये नाम से तो लग नहीं रहा कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसके लोग टेररिस्ट होंगे। सिख फॉर जस्टिस, लेकिन डिपेंड करता है कि अंदर इनका क्या एजेंडा है। तो कोई भी ऐसी एसोसिएशन तुम नहीं बना सकते जो अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए बनाई गई है। सो इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशन इन इंडिया,
एसोसिएशन बनाओ, वो आपका राइट है, लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए नहीं बनानी है, वो पर्पस है। ऐसी एक्टिविटीज जो इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी के अगेंस्ट है, वो अनलॉफुल एक्टिविटीज मानी जाएगी। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, वो मैं डिस्कस करूंगा अभी क्या चीज है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ने एक कमेटी बनाई थी ऑन नेशनल इंटीग्रेशन एंड रीजनलाइजेशन, जो इसका जिसका काम ये था कि एक रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए कुछ चीजों के ऊपर जो इंडिया की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को हैम्पर करते हैं। तो इंडिया की इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी के चलते अगर कोई ऐसा काम किया जाए जो गलत है, तो वो हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स को रोका जा सकता है लोगों के, जैसे फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ व्हाट, फ्रीडम ऑफ असेंबली भी आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन आप यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं कर सकते, ये अनलॉफुल है। 16th अमेंडमेंट, 16वीं अमेंडमेंट एक आई थी जिसने ये बताया था कि हाँ ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। और 16th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ये बनाया गया था, हुआ था 16th अमेंडमेंट 1963, उसी के बाद से ये अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट निकल के आया था। सो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था और उसके बाद ये एक्ट बन गया था। तो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट कब बना था? 1967 में बना था। और इसके लिए बिल कब लाया गया था? 63 में लाया गया था। 67 में क्या हुआ था? प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिया था। और ये कौन सी अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इससे रिलेटेड है? 16th इससे रिलेटेड है। और किस काउंसिल ने ये इसकी एडवाइस किया था कैसा होना चाहिए? नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। तो देख लेते हैं नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल क्या है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जैसे नाम से लग रहा है, पूरी कंट्री में इंटीग्रेशन मतलब डिवीजन का अगेंस्ट होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मींस आपने यूनिटी रखनी है, इंटीग्रिटी रखनी है। वो किस चीज से बनी होती है? सीनियर पॉलिटिशियन एंड पब्लिक में जो लोग होते हैं, जैसे मीडिया वाले लोग हैं या कोई और फेमस लोग हैं, अपोजिशन लीडर हैं, सेलिब्रिटीज हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, जो भी मीडिया, जो भी आपका पब्लिक में इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, उन सब का ग्रुप बनाता है जो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। और इसका काम होता है कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, रीजनलिज्म के बारे में बात करना कि कंट्री डिवीजन तो नहीं हो सकता है कंट्री में। आप जानते हैं हमारा कंट्री इज फुल ऑफ डाइवर्सिटीज, कहीं पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, कहीं पे रीजनल डाइवर्सिटी है। तो अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग रीजन हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो ऐसी कंट्री को इंटीग्रेट करना अपने आप में एक चैलेंज है। तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का काम है कि अब हमारी कंट्री में जो डाइवर्सिटी है उसमें यूनिटी लेके आना। डाइवर्सिटी चाहे किसी भी बेस पे हो, कास्ट पे हो, रीजन पे हो, कम्युनिटी के बेस पे हो, उस डाइवर्सिटी को बेसिकली यूनिटी में कन्वर्ट करना। तो ऐसे लोग कुछ जो मीटिंग करते हैं बैठ के, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, ये सारे लोग, उसमें ये चीजें डिस्कस होती हैं कि हम किस डायरेक्शन में आगे जाएं। जो 2013 में काउंसिल को चेयर किया था वो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने किया था। और उस नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में कौन कौन लोग आए थे? मूवी स्टार्स थे उसमें, उसमें आपके प्रीस्ट थे, उसमें आपके न्यूज एडिटर थे, उसमें आपके ये जो मीडिया के लोग होते हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं वो थे, पॉलिटिकल लीडर थे, अपोजिशन में थे राजनाथ सिंह वगैरह, मायावती उस टाइम पे अपोजिशन में थी, सोनिया गांधी पावर में थे। तो ये जितने भी आनंद महिंद्रा हैं, बिरला हैं, साइरस मिस्त्री उस टाइम पे थे टाटा के, अजीम प्रेम जी, तो ये आपके सारे के सारे बिजनेस वर्ल्ड से थे। तो इस सारे लोगों ने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में पार्टिसिपेट किया था। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का सबसे पहले जो आइडिया कंसीव किया था वो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1961 में। और इसका पर्पस ये था कि कंट्री को डिवीजन से बचाना और कंट्री के अंदर जो अलग अलग फोर्सेस हैं, डिविसिव फोर्सेस, उनको रोकना। तो चलो एक बार रिवीजन मारते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का मेन पर्पस क्या है? कंट्री के अंदर यूनिटी, इंटीग्रिटी क्रिएट करना। कंट्री की डाइवर्सिटी जो है, चाहे वो धर्म के नाम पे है, कास्ट के नाम पे है, रीजन के नाम पे है, जगह के नाम पे है, उसको एक यूनिटी में कन्वर्ट करना। इसका कंसेप्ट सबसे पहले लाए कौन थे? प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे 1961 में। अच्छा, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की पिछली मीटिंग कब हुई थी? 2013 में हुई थी, मनमोहन सिंह जी ने की थी। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ने क्या चीज को सजेस्ट किया था कि एक ऐसा बॉडी होना चाहिए, एक ऐसी बेसिकली कोई ऐसा लॉ होना चाहिए जो लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सके, एसोसिएशन लोग ना बना सके, कंट्री के अगेंस्ट कोई कुछ काम ना कर सके। तो क्या हमने उसको किया? हाँ, 16th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम एक एक्ट को लेके आए, हमने एक लॉ बनाया जिसका नाम था अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। इसके अंडर हम क्या कर सकते हैं? जो लोग इंडिया के अगेंस्ट गलत काम कर रहे हैं उनको अरेस्ट कर सकते हैं और उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, जो अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है बब्बर खालसा एंड इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, इन सबसे रिलेटेड जो अभी
टेररिस्ट डिक्लेयर किए हैं। चलिए नेपाल की तरफ, इन दोनों लोगों को देखो, ये हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड जिनको बोलते हैं, ये भी पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं नेपाल के, और ये हैं शर्मा ओली जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं। ये दोनों कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। दूसरी जो पार्टी है नेपाल में वो कांग्रेस पार्टी है। जैसे इंडिया में बीजेपी है, कांग्रेस है, वैसे ही वहां पे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और वहां पे कांग्रेस पार्टी है। पुष्प कमल दहल मेन एक लीडर थे जिन्होंने यहाँ पे राजा का रूल खत्म किया था। उसके बाद ये पावर में आ गए एंड उसके अब प्राइम मिनिस्टर भी ये रहे हैं। अभी प्रेजेंटली दोनों चेयरमैन हैं। अभी पीछे क्या हुआ, नेपाल ने एक मैप निकाला जिसमें उन्होंने कुछ एरिया जैसे काला पानी है और कुछ और लिपू लेक है, ऐसे कुछ 3 प्लेसेस जो मैंने आपको पिछले कल डिस्कस किया था, उनको इन्होंने नेपाल ने अपने बॉर्डर में शो कर दिया, अपना नया मैप निकाल दिया। और ये उसका रिपरकशन था कि जब इंडिया ने पिछले साल नवंबर में अपना मैप निकाला, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किए, तो इन्होंने भी अपना मैप निकाला और ये चाइना की तरफ को इंक्लिनेशन इनका ज्यादा है। और उसी के चलते, चाइना की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन होने के चलते इंडिया और नेपाल के रिलेशन खराब हो रहे हैं। ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये ज्यादा से ज्यादा चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तरफ इंक्लाइंड हो रही है। और इसीलिए अब ये जो टॉप लीडर्स हैं उनमें आपस में लड़ाई चल रही है, कुछ इसकी फेवर में कुछ इसकी फेवर में नहीं है। तो पुष्प कमल दहल जो पहले के प्राइम मिनिस्टर थे वो इसकी फेवर में नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर ये बोलते हैं ओली के मेरे अगेंस्ट एक बेसिकली कॉन्स्पिरेसी है जिससे मेरे को हटाने की बात चल रही है और इंडिया उस कॉन्स्पिरेसी को कर रहा है। तो पुष्प कमल दहल ये बोल रहे हैं कि ये आपकी स्टेटमेंट डिप्लोमेटिकली करेक्ट नहीं है और आपको रिजाइन कर देना चाहिए। अब चलते हैं बांग्लादेश, जिसने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसा कौन से कंट्री है जिसने सिविल सर्विसेज से अपना कोटा सिस्टम खत्म कर दिया है। जैसे इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज होती है, वैसे बांग्लादेश सिविल सर्विसेज होती है, बीसीएस। और उन्होंने क्लास 1 क्लास 2 जॉब्स में कोटा खत्म कर दिया है। ये उनकी लेटेस्ट न्यूज है। इससे ज्यादा डिटेल हमें इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, लेकिन कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से 1972 में। बांग्लादेश बना कब था? 1971, इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद। जो ईस्ट पाकिस्तान था जिसको आज बांग्लादेश बोलते हैं, उसको लिबरेशन मिला था। गुजरात पहला स्टेट बन गया जिसने 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कोटा दिया है। फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंप्लीमेंट रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये पहला ऐसा स्टेट बन गया है, 10% रिजर्वेशन मिली है। आपको ये भी याद रखना है कि 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने लास्ट डे जो विंटर सेशन था उसमें ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को उन्होंने कोटा दिया था। तो 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो 10% कोटा ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है। मैंने पिछली लेक्चर में आशा वर्कर्स की बात की थी कि कोविड के चलते आशा वर्कर ने माइग्रेंट जो वापस गए हैं उनके लिए उनकी हेल्थ की डायरेक्शन में कितना काम किया है। एंड नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर ये लोग आते हैं। पहले तो आशा का फुल फॉर्म क्या है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, वुमेन होती हैं ये, और ये उसी गांव से होती हैं। एक्रेडिटेड मींस इनको एक्रेडिशन मिला होता है, ट्रेंड होती हैं ये, क्वालिफाइड होती हैं उस काम को करने के लिए। किसके अंडर आते हैं? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर ये सब कुछ आता है। और ये ट्रेंड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट होते हैं। तो आशा का फुल फॉर्म तुम्हें पता होना चाहिए। ये उसी विलेज के होते हैं जहां पे इनको रिक्रूट किया जाता है और कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ की डायरेक्शन में काम करते हैं। तो कौन से मिशन के अंडर इनकी रिक्रूटमेंट होती है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इनका फुल फॉर्म क्या है वो पता होना चाहिए। कौन से गांव से? उसी गांव से। कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ में काम करते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड, एज होनी चाहिए इनकी 25 से 45 साल के बीच में, और ये वुमेन रेजिडेंट उसी विलेज की होनी चाहिए। मैरिड भी हो सकती हैं, विडो भी हो सकती हैं, डिवोर्सी भी हो सकती हैं, और ये उसी विलेज की होनी चाहिए। वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। लिटरेट वुमेन मींस ये इसमें एक चीज तुम देखो, अनमैरिड वुमेन का नाम यहाँ पे नहीं है। अनमैरिड वुमेन का नाम यहाँ पे नहीं है। अच्छा, लिटरेट होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए, लेकिन अगर ना भी हो तो चल जाता है। अगर ऐसा कोई कैंडिडेट इनको ना मिले तो उसको दूसरों को भी लिया जा सकता है। रिगरस प्रोसेस होती है सिलेक्शन की, जिसमें बहुत चीजें, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप, आंगनवाड़ी इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व होती है, बीडीओ, ब्लॉक नोडल ऑफिसर इन्वॉल्व होते हैं, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, विलेज हेल्थ कमेटी, ग्राम सभा भी इन्वॉल्व होती है। ग्राम सभा को आर्टिकल 243G के अंडर मेंशन किया गया है। ये बेसिकली आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है ग्राम सभा।
बहुत सी ट्रेनिंग्स इनको दी जाती हैं और अपने काम में उनको एक्सपर्ट एंड स्किल करवाया जाता है। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी इनको मिलता है, जैसे अगर कोई ये काम करेंगे, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन है, हेल्थ से रिलेटेड कोई काम कर रही हैं तो उसमें इनको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है। और इनको ड्रग्स का नॉलेज भी होना चाहिए, फर्स्ट एड डिलीवरी ये दे सकें, वो इंपॉर्टेंट इनका काम है। हेल्थ एक्टिविटी एक्टिविस्ट होते हैं ये कम्युनिटी के लिए। अगर कम्युनिटी को गांव में जरूरत है तो आशा वर्कर या आशा जो कैंडिडेट्स हैं जो हैं वो उनकी बेसिकली हेल्प के लिए आएंगी। तो ये कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस जनरेट करती हैं और उनकी हेल्थ को लेके भी कॉन्शियस होती हैं और ये कम्युनिटी को मोबिलाइज भी करती हैं। कम्युनिटी के लिए बेसिकली उनको अवेयरनेस जनरेट करती हैं। अच्छी हेल्थ प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, क्यूरेटिव कैसे आपने क्योर होना है, ये सारे का सारा इनको ट्रेनिंग दिया जाता है और ये उसी को स्प्रेड आगे करती हैं। इंफॉर्मेशन देती हैं कम्युनिटी को हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड, हाइजीनिक से रिलेटेड। तो अभी कोविड में जो भी चल रहा है वो यही चीजें तो हैं कि आपने अपना सैनिटेशन कैसे रखना है, हाइजीन कैसे रखना है और कम्युनिटी को इन्फॉर्मेशन कैसे स्प्रेड करना है। यही सारी चीजों का इंफॉर्मेशन ये आशा वर्कर कम्युनिटीज को देते हैं। तो आशा वर्कर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डोमेन में काम करते हैं और ये बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड डोमेन में काम करते हैं। तो आई होप ये सारी न्यूज आपने लिख ली हूं, आपने इनको रिवाइज कर लिया हो, नोट कर लिया हो। मैं इससे रिलेटेड वन पॉइंटर बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहा हूं, सिंगल लाइन पॉइंटर, और हम उसको फिर आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।